आशुतोष, उद्धव ठाकरे के इस 3 शब्दों के बयान से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या हथियार डाल दिए हैं उद्धव ठाकरे ने भी अब? क्योंकि महाविकास अघाड़ी की हालत वाकई बिल्कुल तार तार दिखाई दे रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बारे में जो टिप्पणियां अभी की जा रही हैं वो उचित टिप्पणियां हैं, क्योंकि शिवसेना अगर वाकई में बहुत कमजोर हो गई होती उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, तो भारतीय जनता पार्टी वाली जो सरकार है वो बीएमसी का चुनाव करा लेती। और बीएमसी के साथ साथ नागपुर का भी जो चुनाव है, वहां का भी म्युनिसिपैलिटी, वहां का भी चुनाव नहीं करा पा रही है। तो चुनाव नहीं कराना ये अपने आप में कमजोरी का प्रतीक है, क्योंकि वो ड्यू है और बहुत लंबे समय से ड्यू है। तो अगर बहुत मजबूत स्थिति में होते, अगर उनको लगता कि बीएमसी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना कुछ नहीं कर पाएगी, तो जो 20 साल पुराना जो इनका वर्चस्व है, शिवसेना का लगातार वर्चस्व बीएमसी बना रहा, और शिवसेना की सबसे बड़ी ताकत बीएमसी से आती है। उसका जो बजट है वो दिल्ली से ज्यादा बड़ा बजट है। तो वहां पर बीजेपी क्यों पीछे रहेगी? तो जाहिर सी, और पिछले दिनों जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, उन बाई इलेक्शंस के भी रिजल्ट अगर आप देखें तो बीजेपी उन जगहों पे हारी है जहां बीजेपी नहीं हारी थी। तो बीएमसी का चुनाव ना, अच्छा ठीक है, ओके चलिए मान लिया। शिवसेना छोड़िए, अब एनसीपी पे आइए। एनसीपी में शरद पवार का जो गुट बचा है, जिसमें 1-2 नेता बचे हैं मुश्किल से, बाकी पूरी एनसीपी तो चली गई। अब अजित पवार कह रहे हैं कि एनसीपी तो हम हैं, शरद पवार कह रहे हैं हम इस लड़ाई को कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे। महाविकास अघाड़ी में एनसीपी है या नहीं है आपके हिसाब से? आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, ये पार्टी जो है वो व्यक्ति आधारित पार्टी थी। शिवसेना भी व्यक्ति आधारित पार्टी है, और व्यक्ति आधारित पार्टी में एक और जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है, विचारधारा वाली पार्टी होती है, उसमें फर्क होता है। कैडर बेस्ड पार्टी में कोई अगर बड़ा नेता चला जाता है तो उससे उसको बड़ा नुकसान होता है, लेकिन व्यक्ति आधारित पार्टी में यह होता है कि व्यक्ति अगर वो है, जैसे शरद पवार के इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स है या ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स है, तो वैसी स्थिति में उस पार्टी को नुकसान थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं कि शिवसेना में टूट के बाद शिवसेना का नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान होगा, लेकिन जितनी नुकसान की उम्मीद की जा रही थी वैसा नहीं हुआ। आपने देखा कि शिवसेना से इतने विधायकों के जाने के बावजूद भी आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, भीड़ आ रही है, जबकि कायदे से तो होना चाहिए, तो उनकी दुकान बंद हो जानी चाहिए थी और उनके पास जनता को नहीं जाना चाहिए था। तो ये जो व्यक्ति आधारित पार्टी होती है, उससे एक फर्क ये होता है। दूसरी बात, अभी इस पूरे मामले में थोड़ा अनफोल्ड होना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार भी जब सुबह सुबह अजीत पवार ने शपथ ग्रहण किया था, तब भी अटकलें लगाई जा रही थी, क्या शरद पवार के कहने पर वो गए हैं या अजीत पवार अपने तरफ गए हैं। अब पिछले दिनों जो बात महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सामने आई, और जिसका शरद पवार ने कंफर्मेशन भी एक तरीके से किया कि हमने तो गुगली फेंकी थी और बीजेपी उसे फंस गई, तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम तो हमारे बाउंसर का इंतजार करिए। तो अब यह देखना बाकी है कि क्या जिस तरीके से छगन भुजबल जैसे लोगों को कैबिनेट में लिया गया, जो 2 साल जेल में रहे, भ्रष्टाचार के भयंकरतम आरोप इनके ऊपर है, उनको लेने से क्या जनता के बीच में किसी तरीके का कोई परसेप्शन नहीं बनेगा कि भाई आप जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, अगर आप उन्हीं भ्रष्टाचारियों को कैबिनेट में रखते हैं, तो ये जो दुतरफा बात हो रही है, क्या जनता उसको पूरी तरीके से माफ कर देगी, आंख बंद कर लेगी? मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इसमें अजीत पवार अगर शामिल होते तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती, लेकिन छगन भुजबल का कैबिनेट में शामिल होना, जिनके बारे में बीजेपी न जाने क्या क्या कहा करती थी, सबको मालूम है, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी कहा करते थे, केंद्र की पॉलिटिक्स में भी कहा करते थे। तो एक तरफ केंद्र में बीजेपी ये कह रही है कि हम तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे हो, देखिए सारे भ्रष्टाचारी मिलकर जो है वो गठबंधन बना रहे हमारे खिलाफ।